जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक कक्षा 12 के यूनिट 3 से लिया गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार बोर्ड एग्जामिनेशंस में अलग अलग फॉर्मेट के रूप में ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डेरिवेशन सभी पूछे जाते हैं। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है शून्य कोटि की अपक्रिया। वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों की जानकारी प्राप्त होती रहे। और भूलिए नहीं कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हमारी वेबसाइट पर आप जाकर लाइव कोर्सेज और पीडीएफ नोट्स, एनिमेटेड कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.cammindcoaching.live में आप जाकर काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं उनका आप आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अपक्रिया की कोटि क्या होती है। अपक्रिया की कोटि यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में वे अभिकारक जिनकी सहायता से अपक्रिया के वेग को प्रभावित किया जा सकता है, उन अभिकारकों की घात सांद्रता ही अपक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी किसी अपक्रिया के वेग निर्धारण पद में उपस्थित अभिकारकों की वह सांद्रता, वह घात सांद्रता जो किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अब ये एक प्रयोगात्मक मान होता है। ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है कि किस अभिकारक की सांद्रता की घात उस अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है, dx/dt को इफेक्ट कर रही है। इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली ये डिटरमाइन नहीं होती। जैसे माना एक रासायनिक अपक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक हैं और उस अभिक्रिया में जो अभिकारकों की घात सांद्रता है उस अभिक्रिया के वेग को डिस्टर्ब यानी चेंज नहीं कर रही है, उसको प्रभावित नहीं कर रही है, उसको इफेक्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे अभिक्रिया को शून्य कोटि की अपक्रिया कहा जाएगा, क्योंकि उनमें उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं का घातमान उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रहा है। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, वीडियो को अभी रोक लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब डेरिवेशन होगा, तो डेरिवेशन में आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब मान लिया कि यहाँ पर ए एरो प्रोडक्ट, ए यहाँ एक अभिकारक है जिससे उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो अभिकारक ए की सांद्रता यदि अपक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में अपक्रिया का वेग dx/dt बराबर के इंटू ए की कंसंट्रेशन 0, यानी ए की जो सांद्रता है उसका घात 0 मान अपक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रहा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो शून्य कोटि की अपक्रिया की परिभाषा और वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें उपस्थित अभिकारकों की घात सांद्रताएं अपक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती या उनकी घात सांद्रताओं का योग शून्य होता है, जिससे अपक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं शून्य कोटि की रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। माना एक अभिक्रिया है ए एरो उत्पाद, इसके लिए वेग समीकरण dx/dt इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ब्रैकेट ए की पावर 0, यानी ए जो अभिकारक है उसके घात मान शून्य है, यानी उसकी सांद्रता का घात मान शून्य होने के कारण उस अभिक्रिया का सांद्रता उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रही। ए एरो प्रोडक्ट जो अभिक्रिया है उसकी सांद्रता उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रही, dx/dt को प्रभावित नहीं कर रही। उपरोक्त समीकरण अनुसार अभिक्रिया का जो वेग का मात्रक है तथा वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय, यानी मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स होगा, जिसको हम निगमन की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। डेरिवेशन में शून्य कोटि की अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग किसी भी अणु की घात सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। इस परिभाषा के अनुसार माना शून्य कोटि की एक सामान्य अपक्रिया ए एरो प्रोडक्ट के लिए अभिकारक की सांद्रता ए, प्रारंभिक जो उसकी सांद्रण है वो ए है, टी समय पश्चात एक्स उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो अंतिम शेष मात्रा होगी अभिकारक की वो a - x मोल प्रति लीटर होगी।
अतः t समय पश्चात अभिक्रिया की दर A के अंतिम सांद्रता A माइनस x के समानुपाती होती है। तब dx/dt समानुपाती अभिकारक, यानी अभिकारक की जो अंतिम सांद्रता है A माइनस एक्स। तो dx/dt समानुपाती A माइनस एक्स, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा K। तो वहां पर हो जाएगा dx/dt इक्वल टू K इंटू A माइनस एक्स की घात 0, क्योंकि ये समीकरण शून्य कोट की अभिक्रिया है। यहाँ अभिकारकों की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रही है, इसलिए घात में हमने ऊपर 0 लगा दिया है, घात 0 मान है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx इक्वल टू k इंटू डी टी। इक्वेशन 1 बन गया है और इक्वेशन 1 का हम करेंगे समाकलन। संपूर्ण समीकरण का समाकलन किया जाता है। समाकलन dx इक्वल टू समाकलन k इंटू डी टी। x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों हो रहा है, इसलिए वो वैल्यू वैसे ही x के रूप में आ जाएगी। और के वैल्यू जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, वेग स्थिरांक है, जिसका ना तो समाकलन और अवकलन संभव है, कांस्टेंट वैल्यू के नहीं होते, तो इसलिए वो बाहर आ गया के। और समाकलित टी समय का जो समाकलन हो रहा है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों हो रहा है, तो बाहर आ गया टी प्लस सी समाकलित स्थिरांक यानी कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन सेकंड प्राप्त हो गई है। इस क्वेश्चन सेकंड में इनिशियल स्टेट की कंडीशंस को रखते हैं। जब समय 0 था तो उत्पाद की मात्रा भी 0 बनी थी, यानी x बराबर 0। तो ऐसी स्थिति में 0 इज इक्वल टू k इंटू समय 0 प्लस c, यानी c बराबर 0 वैल्यू प्राप्त हुई इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन थर्ड के मान को इक्वेशन सेकंड में जब रखा जाएगा तो c की जगह 0 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू k इंटू टी। इस तरीके से हमको प्राप्त हो गया x इज इक्वल टू के इंटू टी, यानी k बराबर, आगे k बराबर क्या प्राप्त होगा, x अपान टी। x यहाँ उत्पाद की मात्रा है, t अभिक्रिया में लगा समय, अर्थात वेग स्थिरांक बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिक्रिया में लगा समय। अगर आपसे कोई कहे कि वेग स्थिरांक शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए किस पर निर्भर करता है, तो बेशक उत्पाद की सांद्रता और अभिक्रिया में लगे समय पर ही वेग स्थिरांक शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निर्भर करता है। अब उत्पाद की सांद्रता यानी सांद्रता का जो भी मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है, और अभिक्रिया में लगा समय, समय है सेकंड मिनट घंटा जो भी आप मान लीजिए, तो उस हिसाब से इसका मात्रक निकल के आएगा मोल प्रति लीटर प्रति समय। यही मात्रक वेग का भी होता है, अभिक्रिया के वेग का, और यही मात्रक यहाँ निकल रहा है वेग स्थिरांक का। इसीलिए शून्य कोट की अभिक्रिया एकमात्र ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक दोनों के मात्रक समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण। सबसे पहला लक्षण तो यही है कि शून्य कोट की अभिक्रिया सदैव k इज इक्वल टू एक्स अपान टी समीकरण का पालन करती है। दूसरा है शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग सदैव स्थिर रहता है और वेग स्थिरांक उसके बराबर रहता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि एक्स अपान टी है। इसी तरह शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स होता है, और शून्य कोट की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है। इसके पूर्ण होने में लगा समय a अपान एक्स प्रारंभिक सांद्रता बटे वेग स्थिरांक के समान होता है। जबकि हमने आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया में बताया है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि प्रथम कोट की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती, वो 99.99% पूर्ण होती है, अनंत काल तक चला करती है, अनंत काल तक ही अभिक्रिया होती है, और उसमें जो अभिकारकों की सांद्रता होती है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इसलिए अभिकारक का अगर n गुना मान बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए यहाँ उत्पाद की मात्रा या उत्पाद की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, इसीलिए k बराबर x अपान टी वैल्यू आती है। आगे बढ़ते हैं। शून्य कोट की अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़ रहे हैं। नाइट्रस अम्ल का वियोजन, तो यहाँ 2N2O गोल्ड की उपस्थिति में, Au की उपस्थिति में ये वियोजित हो जाता है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। इसमें अभिक्रिया का वेग dx अपान dt इज इक्वल टू k N2O
की कंसंट्रेशन ऊपर ब्रैकेट 0 लगेगा यहाँ पर, यहाँ हम 0 लगाना भूल गए हैं टाइपिंग के समय, तो गलती हो गई है, इसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर dx/dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ब्रैकेट N2O की पावर 0 हो जाएगी। इसी तरह सूर्य की उपस्थिति में HCl का निर्माण, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं H2 प्लस Cl2, सनलाइट तो बन जाता है 2HCl। अगर ये सनलाइट यहाँ पर ना लिखी हो तो ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी, क्योंकि द्वितीय सनलाइट की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की सांद्रता अपक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, लेकिन ये सूर्य के उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है, इसलिए ये शून्य कोटि की अपक्रिया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगी। देखिए यहाँ पर ऊपर घात में 0 मान लगा हुआ है, यानी अभिक्रिया का वेग dx/dt इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ब्रैकेट H2 की घात 0 इंटू कंसंट्रेशन ब्रैकेट Cl2 की घात 0, दोनों के सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रही। अगर यही केस ब्रोमीन के लिए हो तो भी आप यही लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और ब्रोमीन सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं, और वो भी शून्य कोटि की अपक्रिया हैं। लेकिन हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में अपक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करते हैं तो उस समय उसमें गोल्ड उत्प्रेरक की उपस्थिति अगर होगी तब वो शून्य कोटि की अपक्रिया के उदाहरण में माना जाएगा। तो हम जो बोल रहे हैं उसको जरूर लिखते रहिए, चाहे उसको पीछे से एक बार कैरी करके फिर से सुन लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो वो शून्य कोटि की अपक्रिया होती है, जबकि अगर सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित है तब वो द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी। इसी तरह हाइड्रोजन और ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये शून्य कोटि की अपक्रिया होती है, जबकि अनुपस्थिति में ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है। इसी तरह हाइड्रोजन और आयोडीन जब सोने यानी गोल्ड की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं तभी उसे शून्य कोटि की अपक्रिया के अंतर्गत अध्ययन में लाया जाता है, क्योंकि तब इन सभी की सांद्रताएं अपक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती हैं। आगे देखा गया है उत्प्रेरक AU की उपस्थिति में पृष्ठ का जल अपघटन यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए यहाँ पर आ भी गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड गोल्ड की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है हाइड्रोजन और आयोडाइड में। यहाँ पर ये एक तरीके से शून्य कोटि की अपक्रिया का पालन कर रहा है। यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड का जो घात मान है वो 0 है। आगे बढ़ते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। आप लोगों से गुजारिश है कि अंत में चल रहा है ये, अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया 2 मिनट का समय लेकर एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए प्रश्न में आते हैं, किसी कोटि की अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो ये शून्य कोटि की अपक्रिया ऐसी है जिसके लिए वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक समान होता है। 2022 में पूछा गया है, 2020 में सॉरी। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। तो वेग स्थिरांक और वेग दोनों का मात्रक मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स होता है। 2022-2019 शून्य कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए कि इसका गणितीय समीकरण क्या होगा, तो इसका डेरिवेशन आपको बताना है। फाइनली आपको मिल जाएगा k = x/t, यानी उत्पाद की मात्रा या उत्पाद की सांद्रता बटे समय। शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक बताइए, इसका डेरिवेशन आपको करना है। 2022 में आया। शून्य कोटि की अपक्रिया के 2 प्रमुख अभिलक्षण बताइए। सबसे पहला अभिलक्षण यही है कि यह सदैव k बराबर x/t समीकरण का पालन करता है, और दूसरा ये समीकरण पूर्ण हो जाता है, ये अनंत काल तक अपक्रिया नहीं चलती, ये अपक्रिया पूर्ण हो जाती है, और इसके वेग और वेग स्थिरांक के मान दोनों समान होते हैं मात्रक, वो भी होते हैं मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस के द्वारा निर्माण किस कोटि की अपक्रिया के अंतर्गत आता है? तो जब सूर्य का प्रकाश लिखा है तो ये निश्चित रूप से शून्य कोटि की अपक्रिया है, अगर ऐसा न लिखा होता तो ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती। वीडियो के अंत तक आप बने हुए हैं और आपको ये प्रश्न मिले हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक सारे क्वेश्चंस को एक जगह पर इकट्ठा करके आप लोगों को बताया गया है। वीडियो के अंत तक बने रहे इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन कई बार पेपर में पूछा गया है, आपने देखा है,
और इसका उपयोगिता है। अगर आपको कोई समस्या हो इस चैनल इसमें क्वेश्चंस से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट्स में बताइए कि आपको लाइव क्लास की ज़रूरत है। हम ज़रूर आपके लिए इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड लाइव क्लास ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।